कल के व्याख्यान में हमने पेपर नंबर 6 के अंतर्गत हिंदी सॉफ्टवेयर्स का परिचय प्राप्त करने की कोशिश की। प्रातिनिधिक तौर पर 10 ऐसे सॉफ्टवेयर्स थे कि जिसका लेखा जोखा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब इसके बाद आगे का टॉपिक है हिंदी टाइपिंग टूल्स। हिंदी टाइपिंग टूल्स शब्द बड़ा और समझने के लिए कठिन है। आसानी में हम कह सकते हैं हिंदी में टाइपिंग करने के कौन कौन से संसाधन है। एक 20 साल पहले की पीढ़ी जब 12वीं पास करके कॉलेज में दाखिला लेती थी, तब कॉलेज में दाखिला लेने के साथ साथ वो पहले टाइपिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेती थी। एक ओर उनका कॉलेज चलता था और दूसरी ओर उनकी टाइपिंग की क्लासेज चलती थी। ये बड़ा पुराना दृश्य रहा, क्योंकि उन दिनों हर सरकारी दफ्तर, कार्यालय, ऑफिसेस या कई कंपनियां हो, उन्हें उस टाइपराइटिंग मशीन की कटकट कटकट की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन 1990 के बाद वो परिदृश्य पूर्णतः परिवर्तित हुआ, बदला। टाइपराइटिंग की मशीनें आउट ऑफ डेटेड हो चुकी और उसका स्थान लिया पीसी। पर्सनल कंप्यूटर हो या ऑफिस का कंप्यूटर हो, उस कंप्यूटर का आगे का वर्जन लैपटॉप की जैसे लैब पर रखकर उस पर हम काम करेंगे, कहीं भी उसे लाया जाया जा सकता था। और आजकल तो आपके हाथ में जो मोबाइल है, वो मोबाइल भी कंप्यूटर का काम करने लगा। चलिए, टाइपराइटिंग मशीनें चली गई, कंप्यूटर आया, लैपटॉप आया, मोबाइल आया, और ये चीजें चलानी है तो उसमें कुछ ना कुछ टाइप तो करना ही है। टाइप करना है कुछ अक्षरों को, कुछ शब्दों को। फिर ये टाइप कैसे करना, उसे को हम टाइपिंग कहते हैं। टाइपिंग कैसे करें? पुरानी प्रणाली मैंने आपके सामने रखी कि टाइपिंग इंस्टीट्यूट या टाइपिंग क्लासेस में जाकर हम टाइपिंग सीखते थे। फोर्टी WP यानी कि वर्ड पर आवर, WPH यानी कि एक आवर में कोई 40 ऐसा उनका स्पीड हुआ करता था। जिसका अधिक स्पीड 40 के आगे 50, 60, 70 जो भी कुछ होगा, तो उनको नौकरी में अग्रक्रम दिया जाता था। तो उस टाइपराइटिंग मशीन पर काम करना आसान था। टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट में जाए, टाइपिंग सीखे। लेकिन टाइपराइटिंग मशीन चला गया, कंप्यूटर आया, मशीन बदला, लेकिन टाइपिंग नहीं बदली। हमें कंप्यूटर पर भी टाइपिंग करनी है। और ये टाइपिंग की अलग अलग भाषाएं होती हैं। कोई छात्र अंग्रेजी में टाइपिंग करना सीखता है, कोई छात्र मराठी में टाइपिंग करना सीखेगा, कोई छात्र हिंदी में टाइपिंग करना सीखेगा। एक बात है, जिसने अंग्रेजी में टाइपिंग सीखी उसे मराठी में टाइपिंग नहीं आती।
जिसने मराठी टाइपिंग की क्लास लगाई उसे अंग्रेजी की टाइपिंग नहीं आती, लेकिन जिसने मराठी टाइपिंग सीखी हो उसके लिए हिंदी में टाइपिंग करना आसान, और जिसने हिंदी टाइपिंग सीखी हो उसे मराठी टाइपिंग करना आसान। क्यों? उसके पीछे का कारण है मराठी और हिंदी इन दोनों की जो लिपि है वो समान है, देवनागरी। खैर, इतनी लंबी चौड़ी प्रस्तावना के बाद इस तरह से एक बात तो आपको अच्छी तरह से समझ में आई कि एक बार अभी मैंने कहा मराठी टाइपिंग आई तो हिंदी में टाइपिंग करना आसान, लेकिन फिर भी हिंदी टाइपिंग से अनभिज्ञ बहुत से लोगों को यह भ्रम होता है कि कंप्यूटर पर हिंदी में टाइप करना के लिए अलग ढंग से हमें सीखना पड़ता है, टाइपिंग सीखनी पड़ती है। एक बार वो मराठी टाइपिंग वाला करने वाला मराठी आसानी से टाइप करेगा, लेकिन छात्रों में यह भ्रम था कि अलग ढंग से हिंदी की टाइपिंग सीखनी पड़ती है। अब मैं कंप्यूटर टाइपिंग की बात कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही उन दिनों यूनिक कोड के आगमन हुआ और इस यूनिक कोड की बदौलत हिंदी टाइपिंग आसान हुआ, क्योंकि हम इंग्लिश में लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे और वह अपने आप हिंदी में टाइप हो जाता है। अंग्रेजी में टाइप करेंगे और वो अपने आप यूनिक कोड के माध्यम से हिंदी में टाइप होता है। आज भी आपके कंप्यूटर में ऐसी सुविधा है। इस कारण नए लोगों को अपने मन से यह भय निकालना जरूरी है कि हिंदी में टाइपिंग करना कठिन कर्म है। हां, वैसे देवनागरी लिपि के मराठी हो हिंदी हो, और विशेषतः हिंदी में जो कठिन शब्द होते हैं, जोड़ाक्षर होते हैं, उनको टाइप करते समय हमारी जान निकल जाती है, क्योंकि रेमिंगटन पद्धति से यूनिक कोड के माध्यम से हिंदी टाइप करने का एक ही अवसर हमारे पास था। उस रेमिंगटन को ही कृति देव भी कहा जाता है, क्योंकि वही एक यूनिक कोड प्रणाली थी, रेमिंगटन कृति देव। तब तक हिंदी टाइपिंग के लिए कोई नए औजार उपलब्ध नहीं हुए थे, नए संसाधन नहीं हुए थे। इसके बाद हिंदी टाइपिंग में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी खोज लगी और उसे कहते हैं इनस्क्रिप्ट हिंदी टाइपिंग। इनस्क्रिप्ट हिंदी टाइपिंग सीखना अब काफी आसान हुआ, क्योंकि यह एक नई प्रणाली खोजी गई। यह नई पद्धति बिल्कुल वैज्ञानिक थी, क्योंकि इनस्क्रिप्ट हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए एक नया स्पर्श बीटा संस्करण आया। स्पर्श बीटा संस्करण, और इस स्पर्श बीटा संस्करण के माध्यम से अब हिंदी टाइपिंग करना काफी आसान हुआ। इसमें एक नाम को ध्यान में रखिएगा, बालेंदु दधीची शर्मा। बालेंदु दधीची शर्मा, यह एक ऐसे हस्ताक्षर रहे हिंदी टाइपिंग के क्षेत्र में कि इनकी मदद से ही यह स्पर्श बीटा संस्करण प्रस्तुत हुआ।
और इससे अब हिंदी टाइपिंग काफी आसान सिद्ध हुआ। इसमें इसे इंस्टॉल करने की काफी आसान पद्धति रही है कि विंडोज एक्सपी में मंगल नाम का एक यूनिकोड फॉर्म पहले से ही होता है, उसे डाउनलोड करना और वो विंडोज फॉन्ट्स में उसे हम कॉपी कर सकते हैं, जो कि सी विंडोज फॉन्ट टाइप करने से यह इंस्टॉल हो जाता है। ये काफी टेक्नोलॉजी के शब्द है, क्योंकि इसे पढ़ाने से बेहतर है कि प्रैक्टिकल रूप में उसे करके दिखाया जाए। लेकिन मैं अपनी कमी आपके सामने कहता हूं कि मैं टेक्नोलॉजी से मैं उतना ज्ञान नहीं रखता, वो मेरी कमी है। वो एक्सपी में जाना, मंगल नाम का यूनिकोड फॉर्म उसमें होता है, उसे डाउनलोड करना, फिर इस तरह से उसे कॉपी करना, सी विंडोज टाइप करके ये इंस्टॉल हो जाता है। आपकी पीढ़ी हमारी तुलना में इस टेक्नोलॉजी में काफी अच्छी क्षमता रखती है। इसके बावजूद भी स्क्रीन पर हिंदी दिखना बड़ा मुश्किल था। इसके लिए इनकोडिंग करना पड़ता है। ये इनकोडिंग सही नहीं हुआ तो इस तरह से हिंदी उस स्क्रीन पर प्रतिबिंबित नहीं होती। तो इस इनकोडिंग को, जिसे UTF-8 इसे सेट करना पड़ता है, और उसके बाद ब्राउजर में हिंदी हमें स्क्रीन पर अच्छी तरह से दिखाई देती। चलो, ये सारी टेक्नोलॉजी से भरी हुई बातें हैं, उसमें मुझे पता नहीं आपको ज्यादा रुचि होगी, लेकिन इसे पढ़ाना कैसे, इसे प्रैक्टिकल करके ही दिखाना उचित होगा। खैर, अब इस तरह से हिंदी टाइपिंग करने के लिए सामान्यतः कुछ एप्लीकेशन जरूरी होता है, जैसा कि वर्डफ्लेक, इंटरनेट या स्कोरर आदि ने हिंदी में टाइप करने के लिए एक यूनिक फॉन्ट होना जरूरी होता है। और हिंदी इस तरह से विंडोज की जगह हिंदी लिखने हेतु तथा अन्य भारतीय भाषा को इस तरह से इसको सपोर्ट अनेबल किया जाता है, लेकिन उसे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसे इस तरह से अनेबल को इस तरह से हम अच्छी तरह से इंस्टॉल करने की प्रक्रिया होती है। खैर, उसकी उस टेक्नोलॉजी से हमें उतनी रुचि नहीं है। लेकिन अब ये हिंदी टाइपिंग की कौन सी विधियां हैं, कौन सी पद्धतियां हैं? कुल मिलाकर 3 पद्धतियां हैं। एक रेमिंगटन टाइपिंग, दूसरा इंस्क्रिप्ट टाइपिंग और तीसरा फोनेटिक टाइपिंग। रेमिंगटन टाइपिंग, इंस्क्रिप्ट टाइपिंग और फोनेटिक टाइपिंग। इन तीनों के अलावा आज आपके पास जो मोबाइल है, पर्टिकुलरली एंड्रॉइड मोबाइल और स्मार्टफोन, इसमें एक सुविधा है कि हम बोलेंगे और वो टाइप होता जाएगा। उसे स्पीक टू टाइप कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती। स्पीक टू टाइप, ना हाथ में कलम लेना है, ना कागज है, ना किसी की पर हमें उंगली फेरनी है। बोलते बोलते जाओ, वो टाइप होता जाएगा। अब करीबन 1 महीने पहले ही मुझे मेरी लड़की ने कहा कि अब उस स्क्रीन पर आप लिखते जाओ उंगली से, वो टाइप होता जाता है। तो इस तरह से अब नई नई पद्धतियां विकसित हो रही है और आपके लिए अब ये काफी आसान है। लेकिन फिर भी कंप्यूटर पर काम करना है तो हमें टाइपिंग आना जरूरी है। 3 पद्धतियां मैंने आपके सामने रखी, एक रेमिंगटन टाइपिंग, दूसरा इंस्क्रिप्ट टाइपिंग और तीसरा फोनेटिक टाइपिंग। इसमें सबसे पहले
रेमिंगटन टाइपिंग, यह टाइपिंग की सबसे पुरानी पद्धति है। वैसे देखा जाए तो आज की तारीख में रेमिंगटन टाइपिंग आउट ऑफ डेटेड हो चुका है। इस रेमिंगटन टाइपिंग को जानने के लिए हमें टाइपिंग क्लास लगाने की जरूरत होती थी। उस टाइपराइटर मशीन पर उस पर पहले हिंदी सीखनी पड़ती थी और उसके बाद ऐसा रेमिंगटन टाइपिंग हम अपने कंप्यूटर पर कर सकते थे। यानी कि जो पहले टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाकर टाइपराइटर पर रेमिंगटन टाइपिंग सीखे हुए हो, वे ही कंप्यूटर पर टाइपिंग करने के अभ्यस्त आदि हो जाते थे। लेकिन अब ये रेमिंगटन प्रणाली आउट ऑफ डेटेड हो चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपके ध्यान में इसे रखना जरूरी होगा। अब आगे की दो प्रणाली आज की तारीख में भी चल रही है। उसमें है इनस्क्रिप्ट टाइपिंग। इनस्क्रिप्ट टाइपिंग, इसका विकास भारत सरकार का राजभाषा विभाग ने किया और यह एक टच टाइपिंग प्रणाली है। टच यानी कि स्पर्श करके इससे टाइपिंग किया जाता है। अब आपके कंप्यूटर पर देखिए, अक्षरों की कुंजी होती है, वो वर्णमाला होती है, उसे आप टच करते हैं, स्पर्श करते हैं और वो टाइप होता है। और आजकल मोबाइल में इसी ढंग से टाइपिंग चलता है, दैट इज कॉल्ड इनस्क्रिप्ट टाइपिंग। यह एक टच प्रणाली है, पद्धति है। यह विधि भारतीय जितनी सारी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसका सबसे बड़ा फायदा एक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि बड़ी तेज गति से हम टाइप कर सकते हैं। यानी कि आपकी पीढ़ी के लड़के तो देखते देखते इतना बड़ा टेक्स्ट मैसेज टाइप करते और भेज भी देते। घंटों घंटे उनका जो चैटिंग चलता है वो इस तरह से टच करके अक्षरों को तुरंत टेक्स्ट मैसेज आप भेज देते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता, इसकी महत्ता इसलिए है कि इसकी टच प्रणाली से टाइपिंग करना की गति बड़ी तेज होती है और इसे सीखने के लिए 10 दिनों से लेकर 1 महीने तक का एक कोर्स भी है। उस कोर्स को करेंगे तो आपकी गति बड़ी तेज हो जाएगी। इनस्क्रिप्ट टाइपिंग क्यों सीखे? क्योंकि इनस्क्रिप्ट हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में टाइप करने के लिए ये भारत देश की आधिकारिक पद्धति है, ये मानक पद्धति है। इसे स्टैंडर्ड के रूप में हमारी देश ने स्वीकार किया है। इस कारण इनस्क्रिप्ट टाइपिंग सीखना सबके लिए जरूरी है और भारत सरकार ने इसे मान्यता दी। इस कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये यूनिको एक मानक है और इस कारण सभी मोबाइल पर, कंप्यूटर चाहे जिस किस कंपनी का हो, और मोबाइल और कंप्यूटर पर जो हम मदरबोर्ड कहते हैं या जो कुंजियों की यहाँ जो बटन्स होते हैं वो सभी समान होते हैं। कंपनी बदलेगी लेकिन उसका कुंजी का जो कीबोर्ड होता है वो एक समान होता है और इस कारण इनस्क्रिप्ट टाइपिंग आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया, वो मानक रूप में स्वीकार किया गया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसे ही स्वीकार किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड जो होता है इसका आधार वैज्ञानिक है। एबीसीडी कहां है? एबीसीडी अंत में XYZ, इस क्रम से कभी भी कीबोर्ड नहीं होता।
क्योंकि कीबोर्ड के जो अक्षर होते हैं कुछ बाई तरफ होते हैं, कोई दाई तरफ होते हैं, कुछ मिडल में होते हैं। बाई तरफ जो वर्ण होते हैं उनका हम कम प्रयोग करते, क्योंकि बाया हाथ हमारा कम चलता। दाई ओर जो वर्ण होते हैं वो हम दाई बाजू से करते हैं, इसलिए आसानी से वो उंगलियां तेज चलती है। जिन वर्णों का हम अधिकाधिक प्रयोग करते हैं वो दाई बाजू को होती है, और मध्य में भी इस तरह से ऐसे वर्ण होते हैं जिनका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। यानी कि इस तरह से आपके कंप्यूटर पर या मोबाइल पर जो कीबोर्ड होता है, बाई ओर, दाई ओर और मिडल में ऐसे वर्णों का प्रयोग होता है या रखे जाते हैं कि दाई बाजू को वो वर्ण रखे कि जिनका कम से कम प्रयोग होता है, और दाई बाजू को ऐसे वर्ण रखे जाए, मिडल में ऐसे वर्ण हो कि जिनका अधिकाधिक प्रयोग हो। और यही कीबोर्ड हमारे देश में ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया। इसलिए ये नंबर 2 इंस्क्रिप्ट टाइपिंग क्यों सीखी। नंबर 3 उसका जिक्र अभी मैंने किया कि हर डिजिटल डिवाइस, फिर वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, इन सभी साधनों पर भारतीय भाषाओं के लिए ये जो इंस्क्रिप्ट बोर्ड होता है वो स्वतः मौजूद होता है, अपने आप होता है। उसे बाहर से इंस्टॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कोई भी कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या मोबाइल हो खरीदो, वो कीबोर्ड अपने आप उसमें आया हुआ होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भाषा में वो इंस्टॉल पहले से ही किया होता है, इसलिए उसकी रचना सर्वसामान्यता सभी में समान होती है। नंबर 4, ये टाइपिंग का जो कीबोर्ड होता है, ये टाइपिंग की पद्धति चाहे विंडोज का कोई संस्करण हो या लिनक्स का कोई संस्करण हो, मैकिंटोश का कोई संस्करण हो, कंपनी चाहे जो कुछ हो, लेकिन सभी में कीबोर्ड इस तरह से एक जैसा ही होता है। और इस कारण इस तरह से इनस्क्रिप्ट टाइपिंग सीखना बहुत जरूरी है कि जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और देश के स्तर पर मानक के रूप में, स्टैंडर्ड के रूप में स्वीकार किया गया है। अब रेमिंगटन टाइपिंग को हमने देखा, इनस्क्रिप्ट टाइपिंग को हमने देखा, अब देखना है फोनेटिक टाइपिंग। फोनेटिक टाइपिंग यह हिंदी टाइप करने का सबसे आसान और वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति है, प्रणाली है। फोनेटिक टाइपिंग सबसे आसान और सबसे अधिक संख्या में प्रयोग में लाए जाने वाली ये प्रणाली फोनेटिक टाइपिंग, क्योंकि इसकी विशेषता है कि इसे सीखने में बिल्कुल समय नहीं लगता। आप सीधे हिंदी में लिखना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको राम लिखना है, हिंदी टाइपिंग नहीं आती, आप RAMA लिखिए, वहां राम अपने आप टाइप हो जाएगा। इसे फोनेटिक टाइपिंग कहते हैं। ये दूसरी प्रणाली अभी भी जो मैंने कही स्पीक टू टाइप, अभी आपको जितनी सारी मैं क्वेश्चन बैंक दे दूंगा वो मैंने स्पीक टू टाइप करके ही दी है। हम बोलेंगे और जैसा बोलेंगे वैसा टाइप होता है, लेकिन स्पीक टू टाइप में, ये इस फोनेटिक टाइपिंग में सबसे बहुत जरूरी होता है कि हमारा उच्चारण सही सही हो। जैसे कि अनुकूल, न को पहला उकार है और को दूसरा उकार है, तो उसी प्रकार से उसका उच्चारण होगा, तभी वो कंप्यूटर या मोबाइल न को पहला उकार देगा और को दूसरा उकार देगा। तो इसमें जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। और हिंदी
प्रयोगकर्ता इस विधि का अधिकाधिक प्रयोग करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। इस फोनेटिंग हिंदी टाइपिंग सीखने के दो तरीके हैं, एक इसका ऑनलाइन टूल है और दूसरा इसका ऑफलाइन टूल है। वह उसके ज्यादा डिटेल में गहराई में जाने की हमें उतनी आवश्यकता नहीं है। अब हिंदी के कौन कौन से फॉन्ट हमारे लिए उपलब्ध है, इनके नाम अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। एक मंगल है, दूसरा संस्कृत है, अपराजिता है, मूर्ति, कोकिला, उत्साह, लोहित, कृतिदेव, चाणक्य, सुषा। ऐसे इस तरह से बहुचर्चित और सर्वमान्य ऐसे फॉन्ट हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस तरह से हिंदी टाइपिंग टूल्स, हिंदी कैसे सीखनी, ये पुरानी पद्धति है। टेक्नोलॉजी के बहुत सारे शब्द आए हैं, आज नई नई ऐसी आसान प्रणाली हुई है कि अब ये सारे टूल्स वगैरह सीखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अभ्यास के लिए है। परीक्षा में पूछा गया तो लिखना पड़ेगा, वरना टाइप करना आज काफी आसान हुआ है कि बोलते जाओ, घंटों घंटे बोलते जाओ, 50 पन्ने इस तरह से टाइप होकर बाहर निकलेंगे। मैं तो केवल आपको उत्तर पत्रिका या जो क्वेश्चन बैंक है वो स्पीक टू टाइप करके भेजता हूं, लेकिन मेरी पत्नी ने तो एक किताब लिखी और पूरी की पूरी किताब उसने स्पीक टू टाइप के रूप में लिखी है। ये प्रणाली अब काफी अच्छी चल रही है। तो ये छोटा सा टॉपिक पूरा करने के बाद आगे का एक बहुत बड़ा टॉपिक मुझे आपके सामने रखना है। देखिए, 2-4 मुद्दों को भी स्पर्श किया तो कल इसको हम पूरा करेंगे। ये बड़ा टॉपिक का नाम है इंटरनेट और हिंदी। इंटरनेट और हिंदी। इंटरनेट क्या है ये आपको अच्छी तरह से मालूम, क्योंकि इंटरनेट के बिना ना तो इस तरह से मैं ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूं और ना ही इंटरनेट के बिना आप ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हो। आपको ऑनलाइन परीक्षा भी देनी है, परीक्षा के फॉर्म आपको भरने हैं, अभी नोटिस आप तक पहुंची होगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है इंटरनेट। इस इंटरनेट और हिंदी भाषा का क्या रिश्ता है, इन दोनों में आपसी संबंध क्या है। अब कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए इंटरनेट एक सेवा का माध्यम है। इंटरनेट हमें सेवा प्रदान करता है जो संपूर्ण दुनिया पर, विश्व पर छाया हुआ है। सूचना, जानकारी और ज्ञान का यह बड़ा विस्तृत भंडार है, क्योंकि इस इंटरनेट पर इतनी ढेरों सारी सूचनाएं हैं, सारी दीन दुनिया की जानकारी है। इसमें इतना ज्ञान है कि प्राचीन वेदों से लेकर सैटेलाइट तक, अंतरिक्ष तक, और धरती के नीचे क्या है, अंतरिक्ष में क्या है, इन सारी अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र से लेकर इतिहास, भूगोल, इन सभी का ज्ञान इस तरह से इसमें समाया हुआ है। तो इतनी ढेरों सारी सूचना, जानकारी और ज्ञान का ये विशाल भंडार है। इंटरनेट से जुड़ते ही हमारे सामने ये विश्व का ज्ञान और सूचनाएं हाथ जोड़कर प्रस्तुत हो जाती है। अब चाहे जिस विषय को चाहे, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, इतिहास हो, दर्शन हो, अध्यात्म हो, भक्ति हो, कबीर के दोहे हो, या अब मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं मुझसे अधिक ज्ञान आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसा विषय नहीं बचा कि जिस विषय का ज्ञान, जानकारी और सूचना इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। तो इंटरनेट एक चमत्कार है। इसे चमत्कार मैं क्यों कहूं, क्योंकि यह साइंस और तंत्र ज्ञान की एक ऐसी खोज है, एक ऐसा आविष्कार है
कि इंटरनेट के इस आविष्कार ने हमारे घरेलू कंप्यूटर से लेकर व्यावसायिक कंपनियों की संरचना कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट से जोड़कर अपना कार्य बड़े सुचारू ढंग से ये इंटरनेट चलाता है। लेकिन इस इंटरनेट के लिए हमारे लिए जरूरी होता है इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन एक तो टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है, या 3 ऐसे कोई मोडेम होते हैं कि मोडेम की मदद से हम अपने मोबाइल और कंप्यूटर इन दोनों को इंटरनेट से जोड़ते हैं। इस इंटरनेट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। देखिए, अभी आप मोबाइल में, कंप्यूटर पे नेटफ्लिक्स की फिल्में देखते हो। अब फिल्में देखने के लिए किसी थिएटर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके स्क्रीन पर नेटफ्लिक्स की फिल्में हैं। एक नया मंच और एक प्रस्तुत हुआ है, ओटीटी नाम का। प्राचीन ढंग की फिल्मों के लिए एक सेंसर बोर्ड हुआ करता था, लेकिन इस इंटरनेट के लिए आज तक कोई सेंसर बोर्ड नहीं बना हुआ है, और इस कारण इस तरह से इंटरनेट पर किसी का कंट्रोल नहीं। संक्षेप में इसकी गतिविधियां स्व संचालित होती है, और इस कारण इस इंटरनेट की सुविधा को कई लोग पसंद करते हैं। और इसी कारण हम देखते हैं कि ये अब ऐसा इंटरनेट सभी के लिए, छोटे बच्चे से लेकर पिताजी के ऑफिस तक, और गृहिणी से लेकर इस तरह से बूढ़ी दादा दादी तक, इस तरह से इंटरनेट एक वरदान के रूप में सिद्ध हुआ। इंटरनेट का माध्यम एक क्लिक के इशारों पर संपूर्ण जगत की सूचना तंत्र को सक्रिय करता है। इसका प्रारंभ कब और कैसे हुआ? 1960 में अमेरिका में ARPANET की खोज लगाई गई, और यह तंत्र पहली बार अमेरिका में प्रस्तुत हुआ, और बाद में उस ARPANET को इंटरनेट नाम दिया गया। इस इंटरनेट को संक्षिप्त भाषा में हम नेट भी कहते। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि इंडिया में आते आते इसे कितनी देर हुई। 1960 में अमेरिका में प्रस्तुत हुआ। भारत देश में पहुंचते पहुंचते 1995 यानी कि 14 अगस्त 1995 को इंटरनेट का प्रारंभ हमारे देश में हुआ। इसे इंटरनेट कहा गया। संक्षेप में इसे नेट भी कहते हैं, और इसका प्रयोगकर्ताओं को नेटकर कहते हैं। इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट में ये WWW बड़ी कारगर भूमिका निभाता है, और इस इंटरनेट के कारण हमें 2 महत्वपूर्ण उसकी उपयोगिता है, एक ईमेल और दूसरा चैटिंग। वर्तमान समय में लगभग 300 मिलियन लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, और दिन ब दिन इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इंटरनेट को उपयोगी बनाने वालों में निम्न कारक बड़े महत्वपूर्ण होते हैं कि कुछ न्यूज ग्रुप्स होते हैं, दूसरे संचार माध्यम है, तीसरा ई-नेट है, चौथा चैटिंग है, 5वां सर्च है, और 6ठा डाउनलोड। क्योंकि इन 6 को हम इंटरनेट के माध्यम से आसानी से प्रयोग में लाते हैं। क्योंकि न्यूज ग्रुप्स
पर्टिकुलरली समाचार पत्रों में, मासिक पत्र पत्रिकाओं में ऐसे कोई न्यूज ग्रुप्स होते हैं, और उन समाचार पत्रों के अलावा हमारे कोई जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उसमें भी कई विषयों की चर्चा चलती है। संचार करना इसके लिए काफी आसान हुआ इंटरनेट के माध्यम से। क्या हमें घर बैठकर दिल्ली को देखना है, पेरिस को देखना है, अमेरिका को देखना है, तो वहां इस तरह से इंटरनेट के माध्यम से संभव हुआ। चैटिंग करना, कुछ सर्च करना है वो आसान हुआ। कुछ जरूरी फाइलें, जरूरी किताबें हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन 6 बातें इस इंटरनेट के कारण काफी आसान। अब इस इंटरनेट इस तरह से साहित्य में किस तरह से उपयोगी है वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसे हम कल प्रारंभ करेंगे। तो आज मैंने 2 ही मुद्दे आपको समझाए, एक हिंदी टाइपिंग टूल्स और दूसरा इंटरनेट और हिंदी की मैंने प्रस्तावना की है, उसे हम कल बड़ी विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे। आज के इन 2 टॉपिक के लिए आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न पूछते हो तो जरूर पूछिएगा। श्वेता, कितने बच्चे थे, 5 या 6? श्वेता, है कोई प्रश्न? बोलो।